सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है और रास्ता हमें खुद बनाना है। हेलो एवरीवन, आई एम आयुष शर्मा, वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट, यानी जिसमें हम हर उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में आ सकता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। सो आज हम लोग करने वाले हैं नेल्सन मंडेला जी की बात, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद गोरे काले के इस पार्शियलिटी को, गोरे काले के डिस्क्रिमिनेशन से खुद की और अपनी पूरी साउथ अफ्रीका के लोगों की लाइफ को स्टेबल बनाया। उनकी इतनी लंबी जर्नी में से छोटा सा पार्ट लिया हुआ है हमारे 10th क्लास के सीबीएसई में, एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ लाइफ के बारे में भी समझेंगे कि जब भी इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने किसी परिवर्तन की बात की है, सब पहले हंसे हैं, सब पहले हंसे हैं और फिर इसी को आंखें बंद कर कर अपना गुरु मानकर उसके पीछे चले हैं। सो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं अपना MIQ, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आसान से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष ज़रूरी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि आई नो आपके एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है प्रिपरेशन के लिए, फिर तो और ही ज़्यादा। सो सबसे पहले मैम ने वो सीरीज को कंटिन्यू रखा है। पहले डिस्कस कर लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट टाइप, फिर डिस्कस कर लेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। So we who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, फॉर डिग्निटी। यानी आज बात की जा रही है उन लोगों की जिनको कभी जीवन में इंसान समझा ही नहीं गया, हमेशा प्रताड़नाएं दी गई, हमेशा उनको पीछे यानी कि बहुत ही लोअर क्लास की एटीट्यूड दिखाई गई, या फिर यू कैन से दैट हमेशा उनके साथ बहुत ज़्यादा जातियाँ यानी बहुत परेशानियाँ या प्रताड़नाएं की गई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, MCQ बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स। यानी इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक पैराग्राफ दिया है, इसके ऊपर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और वो आपको यहाँ से आंसर ढूंढने हैं। सो वी यानी हम लोग, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जिनको हर चीज़ से बेदखल रखा गया, जिनको इंसान समझना इनके लिए नॉर्मल नहीं था, have today been given the rare privilege to be host। यानी हम काले पीपल यानी कि ब्लैक पीपल की बात हो रही है, जिसको हमेशा नेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमेशा प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, गोरे सफ़ेद की हक की लड़ाई में हमेशा हमको हारना पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार थी वो हमेशा वाइट दिखने वाले लोगों को तवज्जो, जॉब, लाइफस्टाइल से नवाजा करती थी। उनके बीच आज यानी कि आज हमें फाइनली एज अ ह्यूमन एक्सेप्टेंस मिल गई है कि हाँ, बीइंग ब्लैक स्किन हम लोग भी जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम भी जॉब कर सकते हैं और हम भी आपकी तरह सांस ले सकते हैं खुली हवा में। प्रिविलेज टू बी हॉज द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यानी अपनी खुद की धरती पर ब्लैक पीपल होने के बावजूद आज मुझे वो इम्पोर्टेंस या वो स्टेज या वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपने लोगों को कुछ 4-10 शब्द बयां कर सकता हूँ। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace,
फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला जी ने एज अ प्रेसिडेंट अपनी धरती पे वो लिया, यानी शपथ ग्रहण की और ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव, कोई काला गोरा जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमें भी पूरा राइट है अपनी ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने का। आई होप इसके साथ आपको ये पैसे समझ में आ गया होगा। वी यानी यहाँ पे जो बड़ा मतलब यू कैन से दैट जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो ओवरऑल एक कोटेशन कर रहे हैं, एक कोट कर रहे हैं, एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं अपने लोगों की विक्ट्री का, अपने लोगों में उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का जो काले गोरे के भेस में ना जाने कब से उनको दीमक की तरह खाए जा रहा था। उस हक की बात हो रही है जो काले होने पर उनको जॉब से नहीं मिल पा रही थी, काले होने की वजह से वो एक जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। द गेस्ट एट द spectacular ceremony are being called distinguished because आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों they have been invited as guests to attend it, क्या उनको वहाँ पे बुलाया गया। they are eminent world leaders witnessing it, they are visiting the country for this purpose, they have resumed diplomatic relations with the country। so क्या आंसर है बेटा इसका? इसका सिंपल सा आंसर है कि वो चाहते थे कि पूरा दुनिया, पूरे लोग जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब इस ब्यूटीफुल स्टार्टिंग की, काले गोरे की भेदभाव को ख़त्म करने की, इस हिस्ट्री को सारे लोग देखें कि कैसे इतने लंबे संघर्ष के बाद अब जो गोरे लोगों के हक हैं वो ब्लैक पीपल के भी होंगे। सो यू कैन से दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए जो तुमने इतने सालों से हमारे ऊपर अत्याचार किया, इतनी प्रताड़नाएं की, वो कितनी गलत थी। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट। वो आज देखने आए थे कि कैसे एक ब्लैक पीपल ने इतनी लंबी लड़ाई के बाद फाइनली विक्ट्री गेन कर ली। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि ह्यूमन की डिग्निटी की विक्ट्री हुई, यानी कि यू कैन से दैट बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसकी विजय हुई, विक्ट्री हुई। Pick the option that lists the correct answer of what human dignity means, यानी यहाँ पे human dignity का क्या मतलब है, यानी उन्हें भी equality मिले, उन्हें भी freedom मिले, ठीक है, ओके, और उन्हें भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, यानी ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंसी, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंसी, यानी वो भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन डिग्निटी में आ जाती हैं। राइट है, ऑप्शन देख लीजिए। इक्वालिटी यानी बराबर का हक, लिबर्टी यानी आप फ्रीडम बोल सकते हैं, इनडिसेंसी यानी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। इनडिसेंसी मतलब होता है अश्लीलता, मतलब कोई ऐसी अजीब सा फैक्ट बताना, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ रॉन्ग। सेकंड बात की जाए, लिबर्टी तक ठीक है, इंडिसेंसी आ गया तो ये गलत हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट भी मतलब आप कह सकते हो आत्म, यू कैन से दैट आत्म की आत्मसमर्पण, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ सेंटर्ड, ये सारी चीज़ें। इमोरलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी तक ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट तक ठीक है, पर इमोरलिटी यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि हम लोग मोरालिटी की बात करेंगे, हम लोग नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो द राइट आंसर इज इक्वालिटी। फ्रीडम, फ्रीडम यानी लिबर्टी मतलब फ्रीली आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है बेटा, जो कि बहुत आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। Why does the speaker say that it is a rare privilege? यानी rare मतलब बहुत ही कम, rarely बहुत ही precious. He says this as they have. क्यों ऐसा बोला? Because बहुत ज़्यादा लंबे समय से
वो इस दर्द से, इस पीड़ा से गुजर रहे थे। काला गोरा जॉब नहीं करने दिया, बाहर जाने नहीं दिया, नॉर्मल लाइफ नहीं थी। सो बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दिस ऑनर, उनको इस ऑनर से बेदखल, यानी कि उनको ये कभी बताया नहीं गया था, या फिर सेल्डम, सेल्डम मतलब भी रेयरली होता है, रेयरली, सेल्डम बीन गिवन दिस ऑनर, कहीं कभार, कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून ये ऑनर दिया गया, या फिर एक्सपीरियंस इट फॉर फर्स्ट टाइम, या फिर बीन चूजन ओवर अदर कंट्री फॉर दिस ऑनर। यानी कि आपके पास 3 ऐसे ऑप्शंस हो गए जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार किसी ब्लैक पीपल ने एक स्टेज से सामने से खड़े होकर कोई भी ऐसी स्पीच डिलीवर की जो खुद एक ब्लैक पीपल था, जिसने बहुत लंबे टाइम तक इस स्ट्रगल को देखा था। सो द राइट आंसर इज सी। ओके बेटा, क्लियर है? क्योंकि वो लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम था। रेयर मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, सेल्डम बहुत ही कम, बहुत ही बिल्कुल ना, वंस इन अ ब्लू मून जैसा, है ना, एक बार, पहली बार वो ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, ये सारी चीज़ें। हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? Choose the option that best fits his state of mind. I feel how emotional, elated, like बहुत delightful, बहुत ज़्यादा खुशी थी उनके दिमाग में। ठीक है, delightful क्या लिख दिया मैम ने? delightful, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी की समझ नहीं रही थी, या फिर unmindful, यानी कि उनका दिमाग काबू में नहीं था। अगेन द सेकेंड वर्ड इज इलेटेड, यानी बहुत खुश। अनमाइंडफुल, दिमाग बिल्कुल इधर उधर काम नहीं कर रहा था। ओवरवेम्ड यानी बहुत ज़्यादा खुश। ओवरवेम्ड, इलेटेड, ऑनर्ड, ठीक है, या फिर इलेटेड, ऑनर्ड, अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल नहीं हो सकता है, वाई नॉट? बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ इन प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड। वो वहाँ पे मौजूद थे और वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेम्ड थे, बहुत खुश थे और बहुत गर्वान्वित फील कर रहे थे, बहुत ऑनर्ड, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली जो वो इतने समय से जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो उनको फाइनली उनके हक में वो बातें थीं कि अब काला गोरा जैसा कोई भी चीज़ नहीं रह गया है। पिक द ऑप्शन दैट शोकेसेस द यूजेस ऑफ होस्ट। होस्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, आप वो देख लीजिए इन द एक्सट्रैक्ट। He was praised for his hospitality as the host of the party. She was able to host the event without any hindrance. She met the host and apologized for her friend's misbehavior. He is the best host that one can ever come across. Pick the best that showcase the usage of host as in the extract. यानी जो यहाँ पे host का मतलब है, उसका क्या मतलब है? So he was praised for his hospitality as the host at the party. यहाँ पे ये मतलब नहीं है। She was able to host the event without any hindrance, यानी वो उस इवेंट को बहुत ही अच्छे से करवा पाई। She met the host and say sorry, यानी यहाँ पे ये गेस्ट हो गया। He is the best host that one can ever come across, तो ऐसा भी नहीं। यानी कि मेहमान नवाजी करने को भी हम लोग होस्ट बोलते हैं, पर यहाँ पे हमारा क्या इंटेंशन है? She was able to host, यानी उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो कार्यक्रम करवा दिया। सोरा बी इज द राइट आंसर, होस्ट यानी किसी भी चीज़ का आयोजन अच्छे ढंग से करना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट question number 1. Now come to the question number 2. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तब शुरू हुआ जब मैंने सीखा, जब मैंने जाना कि मेरा जो बचपन है उसकी जो वो फ्रीडम है वो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मुझे ये एहसास हुआ, when I discovered, जब मैंने ये पहचाना as a young man, यानी कि as a gentle, as a teenage, that my freedom had already taken, मेरे से मेरी आज़ादी ऑलरेडी छीन ली गई है, and I began to hunger for it, और मुझे उस आज़ादी को पाने के लिए जो क्रेविंग है, जो भूख है, वो मुझे उस टाइम पे शुरू हुई, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना था, मुझे भी जॉब करना था, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता था।
एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. एक बालक के रूप में, एक स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में पहले मैं सिर्फ अपनी आज़ादी, अपना फ्रीडम, अपना लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था. पर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे लिए फ्रीडम की टर्म बदली, मेरे लिए आज़ादी का वो मीनिंग बदला, वैसे वैसे धीरे धीरे मैंने मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे नेशन, मेरे पीपल के बारे में सोचना शुरू किया. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I chose. यानी कि धीरे धीरे जब मुझे फ्रीडम का रियल मीनिंग पता चला कि रियल मीनिंग का मतलब क्या होता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी खाना खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह कहीं पे भी मूव या ट्रैवल कर सकते हैं. Later, उसके बाद as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom. उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली जो चीज़ मैं सिर्फ एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड अपने लिए चाहता था, उसके बाद मैंने रियल मीनिंग समझा और मैंने समझा कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे पूरे मॉब की यही प्रॉब्लम है. सो ये इतना इसका मीनिंग है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज. सो आपके हिसाब से जो भी हमने पढ़ा उसके लिए क्या है? फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, ठीक है, नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम. यानी कि इसमें कह रहा है आज़ादी के लिए कुछ भी, आज़ादी का ज्ञान, सिग्निफिकेंस ऑफ यानी कि लक्षण, है ना, कॉन्सेप्ट्स, सिग्निफिकेंस, कैसे, कब, क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें. सो आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम. ठीक है, एहसास, आज़ादी का एहसास. सो दिस इज द थिंग. व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी? यानी कि ये ट्रांजिटरी फॉर्म में क्यों हुआ? क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो बचपन से बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, उनको समझ में आया द चेंजेस, द दैट ट्रांजिशन फेस, यानी बदलाव, यानी जो वो बदलाव था वो वक्त के साथ धीरे धीरे बदल रहा था. इस वजह से उन्होंने फ्रीडम को एक ट्रांजिटरी फॉर्म कहा है. जब वो छोटे थे तो वो उनके लिए फ्रीडम की एक अलग डेफिनेशन थी, फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी वो जो डेफिनेशन थी, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, वो जो बदलाव का टाइम था, वो बढ़ता चला गया, वो डिफरेंट होता चला गया टाइम टू टाइम के साथ. द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम. यानी जब हम छोटे होते हैं तो हम 5 रुपए के मंच में खुश हो जाते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम फ्रेंच फ्राइज़ या फिर मैकडी के बर्गर में खुश हो जाते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो हम पिज़्ज़ा से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो शायद वाइन और आई डोंट नो टू मच. सो ऐसे करके, सो टाइम टू टाइम आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो बदलती है. तो वैसे ही जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही थी. सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इज कांस्टेंट नहीं. फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. फ्रीडम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आफ्टर सर्टेन एज. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे सिंपली बताया गया है जो आज़ादी है वो एक मोमेंट्री है और वो हमेशा बदलती रहती है. आज मेरे लिए जॉब करना आज़ादी है, कल मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना आज़ादी होगा, परसों मेरे इन लॉस के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होगा. अकॉर्डिंग टू पीपल ये वक्त वक्त की बात है, ये बदलता रहता है, ये सर्टेन नहीं रहता. आप जब छोटे होते हैं तो आप बड़े होना चाहते हैं, आप जब बड़े होते हैं तो आप मम्मी पापा की लाइफ जीना चाहते हैं, पर जब आप मम्मी पापा बन जाते हैं तब आप वापस से बच्चा बनना चाहते हैं. यही ट्रांजिटरी ऑफ फ्रीडम या लाइफ यहाँ पे बताया गया है. ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी? तो हो गया था. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड इल्यूजन. इल्यूजन मतलब होता है भ्रम. एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास द इल्यूजन. नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता क्या वो अपने भ्रम से कभी निकल नहीं पाएगा. द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट इंट्रिग्यूइंग. नहीं, षड्यंत्रकारी. इंट्रिग्यूइंग मतलब होता है षड्यंत्र ना, किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना. अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स एन इल्यूजन. बिल्कुल भी नहीं. एक रूम में बहुत बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिसमें एक भ्रम
पैदा हो रहा है, नहीं. आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन दैट दिस इज पॉसिबल, यानी कि वो एक भ्रम में जी रहे थे कि आज़ादी ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन तो. ठीक है. So the right answer is I was living under the illusion that this is possible. तो यहाँ पे illusion का ये context है कि वो बचपन से ऐसे भ्रम में जी रहे थे कि हाँ मुझे आज़ादी ज़रूर मिलेगी. ठीक है. फिर थोड़े बड़े हुए तो लगा नहीं यार ये possible नहीं है. The speaker says, at first as a student I wanted freedom only for myself. जब मैं छोटा बालक था तो सिर्फ मुझे मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी. Why do you think he only thought about himself? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग का इतना विकास नहीं होता, तो सिर्फ हम अपने बारे में अच्छा चाहते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचते हैं. He did not want to think about the freedom denied to other. He was being selfish and was only bothered about himself. He did not think that freedom denied to him was important for others. He was too young to realize that freedom was denied to other as well. यानी कि जब वो छोटा था, as I told you, कि उसको ये बात पता नहीं थी कि जिस चीज़ का स्ट्रगल उसकी लाइफ में है वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग आज़ादी के लिए बहुत सारी यातनाएं सह रहे हैं. ठीक है. ओके बेटा. सो यहाँ पे आपको पता करना है विच वन इज राइट, यानी डिजायर्ड यानी उनकी इच्छा, इच्छा रखी गई. डॉन यानी एक दिन, वन डे. ठीक है, वन डे. एंड डिप्राइव यानी उनको वंचित रखा गया, वंचित यानी किसी चीज से उन्हें वंचित रखा गया. अब आपको इसका फॉर्मेटिंग समझना है. इट वॉज नॉट अंटिल द स्पीकर ग्रू अप टू बी वन डे व्हेन इट, एक दिन, ऑन dawned यानी कि dawned on him that he was deprived of freedom, यानी उनको फ्रीडम से वंचित रखा गया है, उनका भी तो हक है यार. एंड देन ही बिगेन, उनकी फिर इच्छा हुई कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमारा भी हक है. अब आप इसमें से देखिए डिजायर यानी क्या हो गया, इच्छा हो गई. ठीक है बेटा, इच्छा, एक दिन, एंड वंचित. अब यहाँ पे क्या है, वंचित कहाँ पे आ गया, वंचित रखा गया, तो यहाँ पे डिप्राइव्ड आ जाएगा. ठीक है, कि उनको आज़ादी से वंचित रखा गया. देन ही बिगिन, फिर उन्होंने उसकी इच्छा रखना, यानी उन्होंने उसकी डिज़ायर, उसकी डिज़ायरिंग करनी शुरू की. एंड डॉन्ट यानी एक दिन, यानी सडनली, जब जिस दिन यानी एक दिन उनको रियलाइज हुआ कि उनको आज़ादी से वंचित रखा गया है, तब उन्होंने अपनी वो जो डिज़ायर है वो बिल्कुल फ्रीडम के लिए बिगिन कर दी. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सीक्वेंस. डॉन्ट यानी एक दिन, डिप्राइव्ड यानी कि वंचित रखा गया, और फिर उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जो संघर्ष है वो स्टार्ट कर दी. सो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हो गया. आगे है थर्ड वन. The policy of apartheid create a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver. यानी कि इसके बाद, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है. चले अब इसके आगे देखते हैं बेटा. सो नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट टाइप, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें यू हैव टू कीप थिंग कि डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे. डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, यानी अगर बोला है 30 वर्ड्स में लिखिए तो 30 वर्ड्स में लिखिए. अगर बोला है 40 वर्ड्स में लिखिए तो 40 वर्ड्स में ही लिख कर आना है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी तो आपके मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट. आइए कर लेते जल्दी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स. सो व्हाट एनकरेज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, यू नो, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लीगल पेपर जिसमें ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड अलग सेट थे.
ब्लैक पीपल ये नहीं कर सकता, वाइट पीपल कहीं भी कभी भी जा सकते थे. सो व्हाट एनकरेज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका? ऐसा क्या हुआ था जिसमें ये और ज्यादा डोमिनेट होता गया? सो साउथ अफ्रीका अट्रैक्टेड द वाइट पीपल ऑफ इट्स मिनरल एंड जेम्स. यानी कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ाने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए लेना पड़ा ये डिसीजन? तो वो क्या रीजन था? जब एंग्लो वॉर हुआ, एंग्लो बॉयर वॉर हुआ, उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने, फॉरेनर्स यानी वाइट पीपल लोगों ने ब्लैक पीपल को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या हो गए थे? लालची हो गए थे. उनको और सोना और गोल्ड और मिनरल और जेम्स चाहिए थे. सो साउथ अफ्रीका अट्रैक्टेड द वाइट पीपल बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल एंड जेम्स. यानी साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला मिनरल और जैम्स उन वाइट पीपल को इतना आकर्षित कर रहा था कि वो इसको कंप्लीटली हथियाना चाहते थे. अब ऐसे तो हथिया नहीं सकते थे, तो फिर क्या हुआ? द वॉर फॉर डोमिनेशन इंस्यूड हेनफोर्थ. उसके बाद एक युद्ध आरंभ हुआ जिसका नाम क्या था? द एंग्लो बॉयर वॉर. जिसके बाद गोरे लोगों ने काले लोगों के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो काले लोग थे वो हार गए थे और सफ़ेद लोग यानी गोरे जो लोग थे, वाइट पीपल जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, उनको ये समझ आ गया था कि हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं. इनका कोई नेता नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, हम जैसे चाहे इनको वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो ब्लैक स्किन साउथ अफ्रीकन पे उन लोगों का अत्याचार बढ़ा और ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद ये सिस्टम लाया गया जिससे जो काले लोगों का एग्जिस्टेंस है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए. आया समझ में? सो ये आप आंसर लिखेंगे कि क्यों गोरे पीपल हमेशा काले पीपल को डोमिनेट करना चाहते थे, उन्हें दबा कर रखना चाहते थे. तो उसका सिर्फ यही कारण था, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला मिनरल, खनिज, स्टोन्स, पत्थर, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो जितने भी राशि के रत्न होते हैं, जैम स्टोन्स बोला जाता है राशि रत्न, वो सारे साउथ अफ्रीका में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं. तो ये एक कारण था, ठीक है, कि उन्होंने उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया. चले आगे देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डिड बीइंग फ्री, यानी फ्री होना, ठीक है, फ्री होना नेल्सन जी के हिसाब से जब वो बॉय थे तब क्या था, और जब वो एक स्टूडेंट के नज़रिए से सोच रहे थे तब क्या था? तो आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. क्या था? वॉन्डरिंग, ठीक है, वॉन्डर, इधर से उधर घूमना, रन करना, या फिर एक दो और चीज़ें. एज अ स्टूडेंट क्या थी? नाइट आउट करना, ठीक है, नाइट आउट करना, या फिर रीड whatever he feel like, read whatever he feel like, and he can go. and second and third point क्या था? he wants to go anywhere, ठीक है, he wants to go anywhere. यानी ये कुछ पॉइंट्स आ गए, ये इतना आपको पता है तो आप आंसर लिख पाओगे. आइए देखते हैं अब इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है. एज अ बॉय, एक लड़का होने के नाते फ्री होना क्या होता है नेल्सन मंडेला जी के लिए? टू वॉन्डर फ्री इन फील्ड, टू वॉन्डर फ्री इन फील्ड, यानी कि खेतों में इधर से उधर घूमना. पॉइंट नंबर 1 आ गया. फ्रीली स्विमिंग करना, स्विमिंग फ्रीली करना, एंड खेतों में यहाँ से वहाँ भागना. यानी कि एज अ बॉय उनकी जो नीड थी, उनकी जो मीनिंग थी फ्री होने की, वो यही थी कि वो अपने खेतों में कभी भी कैसे भी जा सकते हैं. वो स्विमिंग करते रहे फ्रीली और वो अपने विलेज यानी गांव पे यहाँ से वहाँ दौड़ते वगैरह रहे. उसके बाद बात की गई है एज अ स्टूडेंट, तो वो रात भर बाहर रहना चाहते थे, नाइट आउट बोलते हैं. जो जिसको पढ़ के उनके दिल को खुशी हो वो पढ़ें, या फिर जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सके. तो ये उनके लिए एज अ बॉय और एज अ स्टूडेंट मीनिंग था फ्रीडम का, यानी कि फ्री होने का. ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? चले आगे चलते हैं. वाई इज 10th में वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो ये 10 में है,
1994 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था अफ्रीका के लिए? उस दिन ऐसा क्या हुआ था अफ्रीका के साथ? तो बेटा उस दिन क्या हुआ था, अपार्थाइड यानी जो इतने लंबे समय से गोरे काले लोगों के बीच का जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, उसको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका था। अब गोरे लोगों का और अत्याचार काले लोग नहीं सहने वाले थे। तो आइए जानते हैं क्या था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो 10 मई 1994 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर साउथ अफ्रीका एज द इनॉग्यूरल ओथ। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ ग्रहण करना, यानी कि शपथ लेना। टेकिंग सेरेमनी फॉर नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉलीग्स टुक प्लेस ऑन दैट डे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। एक लंबे समय के बाद, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, इतनी यातनाएं सहने के बाद, ऑलमोस्ट इतनी डेकेड उन्होंने गुलामी में बिताने के बाद, फाइनली ये वो मौका था जब अपने ही धरती पे एक नेटिव पर्सन, यानी कि जो वहीं पे पला बड़ा हुआ, कई साल जेल काटे, वो व्यक्ति के लिए वो बहुत प्राउड मूवमेंट था कि आज वो काला पर्सन, अपने लोगों के बीच का पर्सन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आपको ये ऐसे 3 पॉइंट समझ में आ गए, आप बस इतना लिखेंगे एंड यू विल गेट योर मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट इन स्पीच। यानी वो कौन सी दो, यानी कि ऑब्लिगेशंस, आज्ञा, यानी वो कौन सी दो ऐसी बात थी जो नेल्सन मंडेला सर ने अपनी स्पीच में की थी। According to Nelson Mandela, every man has twin obligation. One is towards his obligation, किसकी तरफ? परिवार की तरफ, और दूसरा अपने लोगों की तरफ, अपनी देश के प्रति। One is toward his family and the other is toward his people and his country. यानी कि एक इंसान, ये एक पर्सन है, ठीक है, एक तरफ वो सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी के बारे में सोचता है और दूसरी तरफ वो अपने लोगों और अपने देश के बारे में सोचता है। ठीक है, आप और मैं ये वाले कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, और जो लोग एक हाईली डेजिग्नेटेड जगह पे होते हैं, यानी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई मंत्री, वो अपने लोगों और अपने देश के बारे में सोचते हैं। सो उनका मानना था इंसान दो ही प्रकार का हो सकता है, एक वो जो अपने परिवार की ज़रूरतों के बारे में ख्याल रखे, और एक वो बंदा जो पूरा अपने कंट्री यानी अपने देश के लिए सोचे और उसके लिए एक लड़ाई करे या हक के लिए लड़ाई करे। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो अपनी फैमिली को तवज्जो देता है, और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं उनके लिए उनके लोग और उनका देश ही उनकी रियल पूंजी होती है। बट इन रेन ऑफ अपार्थाइड, इफ वन ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पीपल, ही वॉज रिप्ड ऑफ विद हिज फैमिली एंड होम। तो क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दैट लीगल डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट लीगल डॉक्यूमेंट या फिर लीगल लेजिस्लेशन, उसमें ये लिखा हुआ था अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पहली, यानी इफ वन ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पीपल, ही वाज रिप्ड ऑफ विद हिज फैमिली एंड होम। अगर किसी ने अपने लोगों के बारे में सोचा, अपने देश के बारे में सोचा, फैमिली तक ठीक है, तो उनको और उनके परिवार को बिल्कुल बर्बाद खत्म कर दिया जाता था, क्योंकि उनका ये माइंडसेट था कि अगर आप लोगों के लिए सोचोगे तो वो कैसे राज करेंगे, वो आपके ऊपर कैसे अपनी वो जो हक है वो दिखा कर रखेंगे। तो नेल्सन जी का कहना था कि ये सारी बातें तब गलत प्रूव हो जाती हैं जब लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर कोई अपनी देश के लिए, अपने लोगों के लिए सोचेगा तो उसको हम एकदम टाटा बाय बाय फिनिश कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। आगे चलते हैं। What is the dream of Nelson Mandela for the future of South Africa? उनकी क्या क्या होप्स थी? नेल्सन मंडेला जी के क्या होप्स थे? सो नेल्सन मंडेला जी का यही होप था,
सबका विकास सबका साथ, जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक है। इक्वालिटी का था, ठीक है बेटा। और क्या था? लिबर्टी, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और क्या था? सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको अपनी रिस्पेक्ट, लोगों की रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें करना आना चाहिए। सो कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला जी का था कि सबको एक तरीके का दर्जा मिले, सबको आज़ादी हो, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाएँ और आत्मसम्मान सबको मिले, सबको सेम टाइप ऑफ इज्जत मिले, चाहे वो एक विलेजर हो, चाहे वो एक पुअर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टाइकून हो, कुछ भी हो। सो मंडेला ड्रीम दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये कब होगा? जब आपको इक्वालिटी मिलेगी, जब आपको आज़ादी मिलेगी और जब आपको सम्मान मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, वो गरीबी हटाना चाहते थे और जो ये भेदभाव का चोला, ये जो भेदभाव का रोल चल रहा था, उससे निजात मिले। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है, गरीबी से निजात मिले। नो कंट्रीमैन शुड बी ऑप्रेस्ड, किसी के ऊपर भी किसी तरीके का अत्याचार ना किया जाए, बेसिकली उनके कलर और उनके क्रीड के ऊपर, यानी उनके रंग के ऊपर, उनके स्किन कलर के ऊपर, उनके ऊपर पार्शियलिटी ना हो, अत्याचार ना हो। ऑप्रेस्ड यानी क्या होता है? अत्याचार, यानी कि किसी स्किन कलर पे आधारित हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं टॉलरेट करेंगे। He wished the sun of freedom to shine on his country forever। और ये जो आज़ादी है, ये इसकी कंट्री हमेशा के लिए चमकती रहे और ये आज़ादी हमेशा बरकरार रहे, जैसे सूरज की सन की तरह, जैसे सूरज की किरणों की तरह बरकरार रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है बेटा, आगे चलिए। What animated Mandela's life and transformed a frightened young lawyer into a bold criminal? ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या चेंज हुआ उनके अंदर, क्या बदलाव हुआ कि वो एक फ्राइटेंड यंग लॉयर से, ठीक है, क्या बन गए? एक बोल्ड क्रिमिनल। ऐसे क्या हुआ उनके साथ? तो उनको समझ आ गया था भेदभाव, उनको समझ आ गया था बायर्स नेचर, उनको समझ आ गया था पार्शियलिटी, ठीक है, प्रीजुडिस, ठीक है। सो इट वाज द डिजायर फॉर फ्रीडम। उनको समझ में आ गया था कि मेरे को आज़ादी चाहिए, ठीक है, मुझे मेरे लोगों के लिए भी आज़ादी चाहिए, जो इतने लंबे 3 दशक से जो ये सारी चीज़ें प्रताड़नाएं सह रहे हैं। हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ। उनके लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो रह गया था कि उनके लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी जीने दिया जाए, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना किया जाए। It transformed a frightened young man into a bold one. It drove a law-abiding attorney to be a criminal. It turned a family-loving husband to like a monk. यानी कि एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोच रहे, वो मजबूर हो गया अपने लोगों के लिए सोचने पे। याद करिए, इन्होंने कहा था 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक पर्सन जो सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान दे, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अगर कोई अपने कंट्री के बारे में कुछ स्टेप लेगा या अपने किसी पीपल के बारे में कोई स्टेप लेगा, तो ये क्या हुआ? रूल तोड़ना हुआ, लॉ को ब्रेक करने के बराबर हुआ। और हमारे नेल्सन जी ने क्या ऑप्ट कर लिया था? अपने लोगों के लिए आज़ादी, जिसकी वजह से इन्होंने उस लॉ को लांगा, उस लॉ का लंघन किया, यानी तोड़ा, और इसीलिए इनको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। आई होप इतना आपको क्लियर है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। What pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa? What pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa? यानी प्रेसिडेंट बनने के पहले
कितना बड़ा संघर्ष रहा, कितना दर्द सहना पड़ा, वो देख लेते हैं. मंडेला was pained by his inability to thank his comrades who were unable to see what their sacrifices had brought. He remembered the suffering and courage of 1,000 patriots who fought for the same cause. यानी उनको वो सहानुभूति है. Mandela was pained by his inability to thank his comrades who were unable to see what their sacrifices had brought. उनको इस बात का दुख है, उनको इस बात का दुख है कि वो उन जवानों को, वो उन ऑफिसर्स को थैंक यू नहीं कर पाए जिनके बलिदान ने आज उनको आज़ादी फाइनली दिला ही दी. समझ में आया? सो सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, उनका वो जीवन, उनका वो बलिदान आज कामयाब हो ही गया. उनका वो जो लाइफ को डिवोट कर दिया उन्होंने अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए, फ्रीडम के लिए, वो आज बिल्कुल सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही निशाने पे लगा है. और ही रिमेंबर्ड द सफरिंग एंड करेज ऑफ 1,000 ऑफ पैट्रियट्स. देशभक्त की बात हो रही है. पैट्रियट्स मतलब क्या होता है? देशभक्त. ठीक है बेटा, देशभक्त की बात हो रही है. हु फॉट फॉर द सेम कॉज, जिन्होंने फॉट मतलब लड़ाई. ठीक है, लड़ाई, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की, अपनी जान गंवाई. बहुत सारे लोग थे. ये दर्द है उनको कि वो उनको ये बातें नहीं बता पाए क्योंकि वो तो अब जा चुके थे. इट्स लाइक जैसे इंडिया की भी इतिहास में आप देख सकते हो, भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे ना जाने बहुत सारे ऐसे सेनानियाँ हैं, पैट्रियट्स हैं, जिन्होंने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया आज़ादी के लिए. ओके, सो व्हाई डिड नेल्सन मंडेला सेड द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. यानी कि अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इंसानियत को लूटने के लिए. रॉब्ड मतलब क्या होता है? लूटना. ठीक है बेटा. ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? इंसानियत. इंसानियत. यानी नेल्सन जी कहते हैं अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है. सो नेल्सन मंडेला जी ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो भी अत्याचार सहने वाले लोग थे उनको तब लूटा गया जब वो अच्छा व्यक्ति एक बुरा पर्सन बना, बुरी चीज़ों को कर कर. यानी वो पहले से बुरा नहीं था, वो व्यक्ति पहले से बुरा नहीं था. बुरा बनने के लिए उस व्यक्ति को अपने अंदर की अच्छाई को पहले मारना पड़ा होगा, तब जाकर वो बुरा बना होगा, है ना. ये ऐसा उनका मानना है. सो नेल्सन मंडेला सेड टू बिकॉज द ऑप्रेस्ड वर रॉब्ड. ठीक है, when they suffered all that was against humanity and the oppressor had to kill the good human being within himself before doing anything cruel to the other person. एक अत्याचारी, एक अत्याचार सहने वाला या फिर वो अत्याचार करने वाला बुरा तभी बनता है जब वो अपने अंदर की अच्छाई को मार देता है. सो इसीलिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि जो पर्सन अत्याचार सहता है और जो पर्सन अत्याचार करता है वो दोनों ही उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी. आप क्यों बार बार अपनी इम्पोर्टेंस को त्याग कर आ गए? आप रिनंसिएशन कर कर क्यों आए अपनी वैल्यूज़ को? इसलिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जिन लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया गया है ना, उन्होंने ही मानवता के खिलाफ सब कुछ सहा और यही एक कारण था कि इससे अत्याचार करने वाले को और मोटिवेशन मिला आपके ऊपर अत्याचार करने का. देयर इज़ अ डायलॉग कि अगर आप अच्छे हैं तो हर कोई आपका उल्लू बनाकर अपना काम आपसे करवाता है. वही कहा जाता है सीधे पेड़ पहले कटते हैं, टेढ़े जो पेड़ होते हैं उन्हें लोग अक्सर ज़्यादा मेहनत लगेगी बोलकर छोड़ दिया करते हैं. सो नेल्सन जी का मानना है कि यहाँ पे दोनों ही इक्वली लुटेरे हैं, एक अत्याचार करने वाला और एक अत्याचार सहने वाला. अत्याचार करने वाला भी तभी बुरा बना होगा जब उसने अपनी अच्छाई का यानी कि त्याग दे दिया होगा, रिनंसिएशन कर दिया था. How does Nelson Mandela define the meaning of courage
एंड द ब्रेव मैन, यानी कि वो इस शब्द को कैसे बयां करते हैं। सो देखते हैं चलिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। डर होना जरूरी है, माना। जब तक डर नहीं होगा तब तक आप उस विक्ट्री का इंजॉय नहीं कर पाओगे, इंजॉयमेंट नहीं हो पाएगी। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट आपकी उस लूज माइंडसेट पे, यानी कि आपने कहा है इंग्लिश रीडिंग राइटिंग ना जाने क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पर उसके ऊपर वो विक्ट्री कि यस आई कैन डू दिस, मैं कर लूंगा, सिलेबस बहुत कम है यार, लर्निंग तो करना है, कॉन्सेप्ट तो समझना है, आई कैन डू दिस। सो उस फियर के ऊपर, यानी फियर को जीतना है, किससे? ट्रायम्फ करना है, अपने डर पर विजय प्राप्त करना है, अपने डर पर काबू पाना है और अपने डर पर विजय प्राप्त करना है, ये कहते हैं नेल्सन मंडेला जी। डरना गलत नहीं है, अगर आप डर नहीं रहे हैं तो ये भी गलत है, डरना भी जरूरी है, पर उस डर पर काबू पाना उससे ज्यादा करेज का काम है। इन द सेम वे द ब्रेव मैन इज नॉट who does not feel afraid, यानी कि एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरता नहीं। अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरना। बट ही हु कॉन्क्वेयर्स द फियर, पर कॉन्क्वेयर्स यानी वो अपने डर को जीत लेता है, विजेता, वो अपने डर पर काबू पा लेता है, वो होता है रियल ब्रेव मैन। तो इतना क्लियर है बेटा। साहस, करेज मतलब क्या होता है? साहस, ठीक है। साहसी वो नहीं जिसको डर नहीं लगता, पर साहसी वो है जो अपने डर पे काबू पा ले, जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले। उसी तरीके से बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरता नहीं, बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर को हरा देता है और उस पे कॉन्क्वेर यानी विजयी हासिल करता है, यानी विनर, विक्ट्री हासिल करता है। सो आई होप ये बहुत क्लियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। What Mandela meant when he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, यानी कि वो उन सभी देशभक्तियों की बात कर रहा है, उन पैट्रियट्स की बात कर रहा है जो अब इस देश को छोड़ के जा चुके हैं, उसी कॉज के लिए जिसके लिए इतने लंबे समय से नेल्सन मंडेला जी ने अपनी जिंदगी जेल में एज अ क्रिमिनल निकाल दी थी। ठीक है, चलिए। नेल्सन मंडेला वॉज अ पैट्रियट, वो भी एक देशभक्त थे और उन्होंने वो क्राइम किया था जो कि अपार्थाइड में करना गुनाह से भी बढ़कर है। आपने लॉ ब्रेक किया और इनको पटक दिया जेल में क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली से उठकर, अपने वाइफ, अपने बच्चों से उठकर अपने लोगों की आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया। इन्होंने अपने देश के लिए सोचना शुरू किया, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ पे रूल था अपनी फैमिली के अलावा अपने नेशन के बारे में नहीं सोचना है। लाइक ऑल अदर पैट्रियट्स ही फेल्ट द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो अंडरवेंट टॉर्चर बाय द वाइट ऑफ हिज ओन कंट्री, यानी कि अपने ही कंट्री में। ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज बाहर से आए थे, कुछ ऐसे लोग भी थे साउथ अफ्रीका में जो बाय बर्थ वहीं रहते थे और उनका स्किन का कलर वाइट था। तो बाहर के लोगों का टॉर्चर तो छोड़िए, जो अपने खुद के अपने कंट्री के वाइट पीपल थे उन्होंने भी इन पे कई जुल्म करे, बहुत अत्याचार किया। ही इंक्लूडेड 3 पर्सन इन हिज लिस्ट हु वर रोल मॉडल फॉर हिम, और ऐसे 3 नाम बताए जिनसे ये बहुत इंस्पायर्ड थे, जिनसे इनको एक हौसला मिला, जिनसे इनको एक साहस मिला और फाइनली अ वॉक टू फ्रीडम पे इन्होंने विक्ट्री पाई, ट्रायम्फ किया और विजेता बने और प्रेसिडेंट के तौर पे अपने ही कंट्री पे ओथ, शपथ ग्रहण की। कब? 10th में 1994 को। ठीक है बेटा, चले। Explain Mandela's experience of freedom as a child and as an adult. अब चाइल्ड के हिसाब से उनके लिए क्या थी डेफिनेशन, एज एन एडल्ट क्या थी। अब एक चाइल्ड सिर्फ यही इच्छा थी कि बाहर खेलने को मिले, बाहर घूमने को मिले, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने को मिले, गेड़ियाँ मारने को मिले। पर जब बड़े हुए तो मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग बदल गया। वो क्या मीनिंग था? एज अ चाइल्ड ही वॉज फ्री
free to run in the fields, free to swim, run through the fields at will. अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से घूमना, भागना, दौड़ना, मस्ती करना. Everything seemed to be good and exciting. ये बात कर रहे हैं बालक, यानी जब वो छोटे थे, child. But as he gradually grew up, he realized his childhood freedom was actually no freedom. As he reached adulthood, he realized his freedom has already taken away. उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो आज़ादी है वो ऑलरेडी उनसे छिन चुकी है. उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट नॉट ओनली हिज बट दैट अदर्स फ्रीडम वाज टू मिसिंग. यानी उनका ही आज़ादी नहीं छिना था, उनके जैसे बाकी लोग, उस कंट्री के लोगों की भी आज़ादी छिनी हुई थी जो जिनका स्किन का कलर ब्लैक था. मंडेला थॉट दैट द चेन्स ऑफ other was a chain on him also. यानी जितनी तकलीफ, जितना दुख, जितना पीड़ा बाकी लोगों का है वो उनका भी तो है. वो भी उन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे हैं जो कभी उन्होंने महसूस किया था. His desire that everyone should live with dignity and self-respect propelled him to fight till the end to get the freedom. और इसी सोच ने उनको एक मसीहा बना दिया. किसका? साउथ अफ्रीका के हर उस बंदे का, हर उस व्यक्ति का जो अपार्थाइड से जूझ रहा था, फालतू में उनके लीगल को फॉलो कर रहा था और अपने ही कंट्री पे एज अ गुलाम जी रहा था. सो यह वहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि जब आप छोटे थे तब आपकी मानसिकता क्या थी और जब आप बड़े हुए तब आपकी मानसिकता धीरे धीरे इम्प्रोवाइज्ड हुई और आप अपने से अपने लोगों तक पहुँचे और आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया और तब तक मेहनत की, तब तक संघर्ष किया जब तक आपने अपने लोगों को आज़ादी नहीं दिलाई, इस काले गोरे के चोले को उतार कर नहीं फिकवा दिया. सो दिस इज द आंसर. आगे देखिए, हाउ डिड द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज Nelson Mandela's life? How did the desire for freedom of his people, अपने लोगों की आज़ादी, अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की उस चाह ने, उस डेस्परेशन ने उनको कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा जब बात सिर्फ मेरी थी तो मैंने सारी चीज़ें सही, पर जब बात मेरे देश पे आएगी, मेरे लोगों पे आएगी तो मैं ये नहीं सहूँगा, क्योंकि जब तक दर्द पिता को होता है वो बर्दाश्त करता है, पर जब बात उसकी फैमिली पे आती है, उसके लोगों पे आती है तो फिर वो अपना एक क्रूर रूप धारण करता है और वो सारे एफर्ट्स करता है जिससे उसके लोगों को हमेशा एक सेफ एरिया, एक इक्वालिटी, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने का राइट मिले, है ना. चलिए आगे देखते हैं. सो द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टोटली एनिमेटेड Nelson Mandela's life. He was transformed from a frightened young man to a bold one. The desire turned a law-abiding attorney to criminal. A family-loving husband was turned into a man without a home. Changed a life-loving man into a monk. Mandela was no more virtuous as self-sacrificing. But he could not even enjoy poor and limited freedom. He felt himself robbed when he came to know that his people were not free. ठीक है. He felt the slavery of his people as slavery of his own. It was the desire for freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that changed his life. He was allowed freedom when he knew his people were not free. Freedom was indivisible. The chains of any one of his people were the chains on all of them. The chains on his people were the chains on him also. He felt the pain and fought for them. यानी ये सभी कंबाइंड आंसर आपको मिल गया एक बार, है ना. हमने काफ़ी जगह पर डिस्कस कर लिया था कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं, जब तक उन्होंने अपने चाइल्डहुड, अपना फ्रीडम, अपनी बात की, तब तक सब ठीक था. जब बात उनके नेशन, उनके लोगों पर आई तो उन्होंने भी वो दर्द महसूस किया, वो तकलीफ़ महसूस की और उन्होंने ठान लिया कि जो दर्द, जो दुख, जो पीड़ा से मुझे गुजरना पड़ा है, मैं अपने देशवासियों को उसे गुजरने नहीं दूंगा और मैं उनके लिए तब तक लड़ूंगा जब तक कि लड़ सकता हूँ, गिव अप नहीं करूँगा. सो दिस इज ऑल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है.
हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि 10 मई 1994 का वो दिन था जब इनको फाइनली इन्होंने एक शपथ ली अपने लोगों के बीच. सो द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन, यानी इतिहास में रचा जाने वाला. डिग्निटरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 कंट्रीज केम टू अटेंड इट. 140 कंट्रीज के बहुत ही दिग्गज महान लोग वहाँ पर मौजूद थे. द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, यानी एम्फी थिएटर नाम का एक जगह था जहाँ पे ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई. ही हैड गॉन देयर विद हिज डॉटर जनानी, फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन Thabo Mbeki, the first deputy president, were sworn in. Nelson Mandela took the oath as a president. He pledged to obey and uphold constitution, devote himself to the well-being of republic and its people. उन्होंने वहाँ से वो सारी शपथ ली. ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कौन कौन से लोग थे. वो अपनी डॉटर के साथ गए हुए थे. आफ्टर द सेरेमनी द डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्सेस वॉज कैरीड आउट. जितने लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी, जितने लोगों ने अपनी शहादत दी इस आज़ादी में, उन सभी के फोटोज आए, उनको सलाम किया गया. द जेट्स लेफ्ट ऑफ स्मोक ट्रेल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, विच वर द कलर्स ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. यानी कि ये समारोह होने के दौरान जब इन्होंने वो सारे सेनानियों की फोटोज दिखाई, उनकी झलकियां दिखाई, उसके तुरंत बाद आसमान में जेट से डिफरेंट कलर्स के, यानी कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, ये सारे कलर्स के हर जगह स्मोक धुआं हुआ. और ये वही कलर्स थे जिससे मिलकर साउथ अफ्रीका वालों का फ्लैग बना. और लास्ट में इन द एंड two national anthems were sung by the whites and the blacks. It was a jubilant movement for him. और आखिरी में 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए, नेशनल एंथम गाए गए. एक काले लोगों का, यानी साउथ अफ्रीकन, यानी अब वो एक फ्री कंट्री, उनको गोरों से आज़ादी मिल चुकी थी. अब वो खुली हवा में सांस ले सकते थे. अब उन्हें तुम काले हो, तुम्हें हक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इन सब से छुटकारा मिल चुका था. तो ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन्हीं सेरेमनी का, जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है. ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसकी वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है. वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. कितनी होती है? 100 से 200 होती है समटाइम्स, एंड समटाइम्स 80 से 100 होती है. तो ये वर्ड लिमिट आप याद रखेंगे, डू नॉट एक्सीड इट. चलिए जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? यानी कि नेल्सन जी के हिसाब से एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है? जब आप अपनी ही मानसिकता गवा देते हो, जब आप अपनी ही ह्यूमैनिटी कुछ पाने के लिए खो देते हो, फिर आपको अपने लोग नहीं दिखते. मान लीजिए मैंने कहा कि आपको आपकी फैमिली को हर्ट करना है और बदले में मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगी. आप तुरंत रेडी हो जाएंगे क्या? ये आपको सोचना है. तो इसी मानसिकता को उन्होंने ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया है. नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी, यानी कि गोरे कालो, यानी कि गोरे कालो के लिविंग स्टैंडर्ड की उस चीज़ को इन्होंने एक खतरनाक डिजास्टर बताया. द वाइट रेस अगेंस्ट द पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि साउथ अफ्रीकन जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो साउथ अफ्रीका में ही पले बड़े, वो उनका स्किन वाइट था, उन लोगों ने भी अपने लोगों पे अत्याचार किया क्योंकि वो मजबूर थे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था. बट वाइट पीपल स्नैच फ्रीडम, यानी कि जो गोरे लोग थे उन्होंने काले पीपल, यानी कि जो ब्लैक कलर पीपल थे, उनका क्या छीन लिया था? उनका जीना, उनका आज़ादी छीन ली थी. स्नैच्ड मतलब क्या होता है? छीनना. आपने सुना होगा छीनना, टेक अवे. ठीक है, छीन लेना. फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू हुम द कंट्री बिलोंग, यानी जिसकी देश थी, जिसकी कंट्री थी, इन लोगों ने उनको उस पर जीने का हक छीन लिया.
ठीक है। द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर लॉन्ग, और बहुत लंबे समय तक उनके ऊपर अत्याचार किए गए। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन टू देयर ओन फैमिलीज, कम्युनिटी एंड देयर कंट्री, यानी कि उनको खुद अपनी फैमिली, अपने लोगों, अपनी कंट्री की उनको बात ही करने नहीं दिया करते थे। सिर्फ एक लिमिटेड मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, बातें होंगी, प्लानिंग्स होंगी, तो इन लोगों ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा झन्नुम लाइफ बना के रख दी थी। वाइट पीपल हैव नो कंपैशन फॉर देम एंड ऑप्रेस देयर ओन पीपल एंड पुट देम इन प्रिजन, यानी कि जो गोरे लोग थे उन लोगों ने अपने ही लोगों, यानी जो काले कलर के लोग थे, उनको ही उनके बहकावे में, गोरे पीपल के बहकावे में आकर उनको जेल में डाल दिया था। इफ़ दे हैड सम फ्रीडम इट वॉज कर्टेड, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी भी आज़ादी को कैप्चर कर लिया, यानी कि वाइट पीपल को भी अटैक करते, उनके ऊपर अत्याचार करते। द पीपल लिव द लाइफ ऑफ अ स्लेव, और ऐसा जो काले लोग थे वो एक गुलामी भरी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि जो वाइट पीपल बाय नेटिव यहाँ पे थे, अगर वो उन वाइट पीपल की बात नहीं मानते तो उनकी आज़ादी, जो छोटी मोटी उनकी आज़ादी है, वो उनसे छीन ली जाती इस वजह से। तो यार यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि ह्यूमन अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सारे लोग मिलकर यूनिटी बनाकर मुकाबला करते तो शायद कभी कोई भी वाइट पीपल इनको ऐसे मतलब स्लेवरी वाले टर्म तक लेके जाता ही नहीं। तो आपको अपनी हक की लड़ाई लड़ना आना चाहिए। आपने आँख बंद करके हाँ ब्लैक एंड वाइट कर लिया, आपने उनकी बात मान ली, तो ये चीज़ें गलत हो गई। कुछ गोरे लोगों ने अपने मतलब के लिए उन गोरे लोगों का साथ दिया और अपने ही भाई बहन लोगों को डिच किया, धोखा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी में कितना रोल रहा, कितना सेक्रीफाइस रहा। तो नेल्सन मंडेला जी के लिए उसमें क्या ओपिनियन थी कि जितने भी ब्लैक पीपल ने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान गंवा दी, अपनी बलिदान दे दी, उसके लिए इनका क्या ओपिनियन था, तो आइए जानते हैं। सो नेल्सन मंडेला always said that political freedom was the result of sacrifices of thousands of black people who fought for that, यानी कि आज़ादी के लिए उन सभी सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जी जान से अपनी जान गंवा दी, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और फाइनली अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। दैट कुड नॉट बी रीपेड, मैं उनका कभी शुक्रगुजार किसी भी फॉर्म पे वापस नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी उनका वो बलिदान, उनकी वो ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करने की जो फैक्ट है वो वापस तो नहीं ला सकता हूँ। बट ही थॉट हिमसेल्फ एज अ सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, तो वो उन अपनी दिए गए जान, वो सभी देशभक्तों के बारे में सोचते हैं और अपने आप को भी उनमें से एक मानते हैं कि अगर मुझे भी अपने देश के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट थैंक देम, उसको बहुत गिल्ट हो रहा है कि वो उन सभी सेनानियों को, उन सभी पैट्रियट्स को, उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, उन मार्टायर्स को शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर कर। He cursed the policy of apartheid that wounded the people of his country, उसको वो कोसते हैं, वो श्राप देते हैं ऐसी सो कॉल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स को जिसने काले गोरे के चक्कर में बहुत सारे ब्लैक पीपल की जान ले ली। which would take centuries to heal, जिसको एक अरसा लग जाएगा रिकवर करने में, हील होने में। He also said that operations and brutality of the white people produced great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Shishuli, Dadu, फिशर, सोपक्यू एंड मैनी मोर। ये सभी उन फाइटर्स का नाम है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ज़रूर से याद रखिएगा, ये उन सभी के नाम ले रहे हैं कि इन अंग्रेज़ों के अत्याचार, इन अंग्रेज़ों की क्रूरता, इन लोगों की वो रूडनेस ने हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स दिए, फ्रीडम फाइटर्स दिए थे, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर शिशुलू, लुथिली, डैडू, फिशर,
सो बुक ऐसे करके और भी ना जाने। दे वर द मैन ऑफ करेज, ये सभी लोग बहुत साहसी थे, बहुत बुद्धिमान थे, इनका दिल बहुत बड़ा था। इन्होंने अपने परिवार, अपने घर के बारे में सोचने से पहले अपने देश और अपने लोगों के बारे में पहले सोचा कि अगर हमारे मरने से हमारे देश को आज़ादी मिलती है इन गोरे लोगों से, तो हमें अपनी जान कुर्बान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दे रियली सफर्ड अ लॉट फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री। इन सभी लोगों ने और इनके जैसे बहुत सारे जवानों ने अपनी जान हथेली पे कुर्बान कर दी, अपनी हथेली में लेके घूमते थे, अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, अपनी कंट्री को आज़ादी तो दिला पाएंगे। ठीक है बेटा, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन टू से दैट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इससे पहले हमने इसको शॉर्ट टाइप में किया, अब हम इसको लॉन्ग टाइप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पॉइंट विल बी सेम। तो आप थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। बोथ देम आर एक्चुअली विक्टिम ऑफ हेट्रेड। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट ऐड हो गया है, दोनों ही हेट्रेड के विक्टिम रहे हैं, दोनों के साथ अत्याचार हुआ है। एवरीवन इज ऑब्लिगेड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज वेदर पर्सनल और सोशल, बट विदाउट फ्रीडम अ मैन कैन नॉट डू सो। यानी कि अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। द पर्सन हु स्नैचेस दिस फ्रीडम ऑफ अ मैन इज रियली एन ऑपरेसर एंड अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। He has lack of humanity, but this is the same person who is oppressed by other. So वो वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन में आना था ना, ये यहाँ पे 6 मार्क्स का आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर कर लीजिएगा। Describe the obligations which the author is taking about and also describing his feeling for them. यानी कि कौन से आज्ञा, कौन सी बातें, कौन सी मैंडेटरी चीज़ों की बात हो रही है। Describe the obligation which the author is talking about and also describe his feeling for them. So in the chapter the author has talked about 2 obligations for every man. एक ये भी हमने कर लिया है, एक जो हम अपने परिवार के प्रति रखते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा दायित्व, हमारा अधिकार है अपनी फैमिली का ध्यान रखने का, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। अब बहुत सारे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और एक जीवन बसर करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कंट्री, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं और सारे सेक्रीफाइसेस करने को तैयार रहते हैं। द फर्स्ट obligation is toward his family, parents, wife, children, and the second towards his community, his country. Being a social person, one has to fulfill these obligations. But being a black people colored person in South Africa, a man was not free to perform his obligations and got punished if he tried to do that. Being a child, the author never thought of such obligations after he did so. He fought for the people and the country to be free and enjoy their freedom to performing their personal duties. Okay beta, clear hai? So what you got here, you just have to know, we have the simple questions, you should know how to expand that, how to write answer in your own version. I can write up एक ही क्वेश्चन का आप MCQ भी कर सकते हो, आप शॉर्ट टाइप भी कर सकते हो और आप लॉन्ग टाइप भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से जो इलस्ट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस की बात की गई थी वो 2 यानी ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात की गई थी। एक क्या था, पीपल, ठीक है, एक पीपल के लिए या फिर कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, और एक फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू अपार्थाइड, जो उनकी लीगल डॉक्यूमेंट्स थी उसमें यू आर डूइंग दिस ओके, बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाता। क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके। चले अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ और civilization and humanism described in the lesson नेल्सन मंडेला। सो ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या डिस्क्राइब करना है आपको? वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए आज़ादी कितना इम्पॉर्टेंट है, हम सभी लोग कितना फ्री हैं। हम लोग को पता है अभी कोविड में 2 साल तक हम लोग घर के अंदर कैद हो गए थे, हम लोग कितना परेशान हो गए थे, है ना।
सो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से. एवरीबडी वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएचर वांट टू लिव फ्रीली एज फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बींग्स. यानी बाय बर्थ वी हैव अ राइट, हमें आज़ादी चाहिए, ये हमारा हक है और ये जन्मसिद्ध अधिकार है. आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं. इट्स योर थिंग. ओके, ये आपका खुद का हक है, राइट है. द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बींग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट्स इट. यानी कि द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बींग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट्स इट. यानी आज़ादी के बारे में उनसे पूछिए जिनको आज़ादी का अ भी नहीं आता था, और जब उन्हें आज़ादी मिलेगी तो उनकी दुनिया बहुत अलग लेवल की हो जाती है. आप और मैं बहुत लकी हैं, हमें तो बचपन से ही आज़ादी मिली. हमें कभी कोई बैरिकेड, कोई ऐसे बंद घर करके नहीं रखा गया. हमने जब चाहा वो सॉन्ग सुन लिया. आप आज़ादी के बारे में उन लोगों से पूछिए जो नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, जहाँ पे अपने चॉइस का गाना सुनना भी अपराध है भाई, है ना. सो अ पर्सन हु इज चेंज विद द लिमिट एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स. जिस चीज के पास जो चीज नहीं होती है वही उस चीज की कद्र करता है. मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो वो बच्चा पेरेंट्स के नाम से इतना भावुक हो जाएगा कि क्या बताएं. पर जिस बच्चे के पास पेरेंट्स है वो उनकी इज्जत नहीं करता. तो इन शॉर्ट, जिंदगी में जिसके पास जो चीज़ें होती हैं वो उसकी कद्र नहीं करते, और जिनके पास जो चीज़ें नहीं होती हैं जब वो उनको मिलती है तो उनको अपने आप उसके लिए कद्र वाला भावना आ जाता है. फॉर इंटेंस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नोन बेटर टू मंडेला हु रिमेन बिहाइंड द बार्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. इस आज़ादी को पाने के लिए एक लंबे ड्यूरेशन तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया, कैदियों की तरह. Think about a bird or animal which is caged, as they have the habit of living with full freedom, but in the cage they are not free and their conditions are very pitiable. यानी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि आप सोने की चिड़िया, आप चांदी की सोने की चिड़िया इन द सेंस, अगर आप चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में रखोगे उसका दम घुटेगा, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उड़ना, आकाश में लंबी लंबी उड़ानें भरना. ऐसे ही अगर आप शेर को घर ले आएंगे तो उसकी जो नेचर है, उसका जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाएगा. आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको बदले में बुरा ही फेस करना पड़ेगा. सो ऐसा यहाँ पे कहा है कि अगर आप किसी से उसकी नेचुरल टेंडेंसी छीनेंगे तो वो दिक्कत तो देगा ही. लाइफ बिकम्स अ हेल इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम. डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है बेटा? वंचित रखना, ठीक है, छीन लेना, है ना. अगर आप किसी एनिमल को पिंजरे में रख देंगे, उसे खाना देंगे, सब कुछ देंगे, बट स्टिल वो वहाँ खुश नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने उनको फ्रीली घूमने के लिए बनाया है. बर्ड को पिंजरे में रखने के लिए नहीं, आकाशों में दूर दूर तक लंबी उड़ान भरने के लिए बनाया है. अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चिड़िया है वो बीमार, ऐसे मरी सी, ऐसे सैड सी हो जाएगी. पर अगर आप पैरट को बाहर घूमता हुआ देखते हैं, वो की खुशी से झूमती है. पर अगर आप उसे पिंजरे में डाल देंगे तो वो सिर्फ मिटू मिटू यही करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आप किसी प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो डिजास्टर तो ऑटोमेटिकली साथ में आएगा. देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट ग्रोज ओनली व्हेन हैज फ्रीडम. अगर आप किसी चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करोगे, एडजस्ट करोगे, तो तकलीफ तो होगी ही. सिमिलरली ह्यूमैनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम. यानी कि जिसको जैसे को तैसा, जिस चीज़ को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है अगर आप वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही. जिस तरह से भगवान ने लोगों को प्यार करने के लिए बनाया और चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, पर आजकल के लोगों ने क्या किया है? आजकल के लोगों ने चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है. तो देखिए ना कितना डिज़ास्टर हो ही रहा है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही था. सो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है. ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी और ऑल द बेस्ट. आई होप नेल्सन मंडेला के जो टॉपिक्स थे, जो भी कंसर्न था वो सॉल्व हो गया. फिर मिलेंगे. टाटा, बाय बाय.